उसके साथ आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे उनके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, दूसरी डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्ट करेंगे उनके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो उतने जल्दी ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। मींस के एनर्जाइज मॉलिक्यूल जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की अगर एनर्जी वही भी होगी तो वो फिर भी जल्दी इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? इन रिएक्टेंट्स की या सबस्ट्रेट की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद आ गया अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम कम कर देते हैं तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर रही हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। साथ ही यहाँ पर उसने एक बात की है कि जो इनके दरमियान रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस है उसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस रिएक्टिव प्रोडक्ट्स का क्या होगा? ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये क्या है? प्रोडक्ट की। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होगा ये सेम का सेम है, चाहे रिएक्टेंट चाहे एंजाइम थी या चाहे एंजाइम नहीं थी। ठीक है, दोनों केस के अंदर क्या था? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या था? सेम था, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक हो गया। उसके बाद साथ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो वो भी सेम ही था, उसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। देख लें यहाँ पे अगर थोड़ी एनर्जी थी तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए एनर्जी भी कम रिक्वायर थी। यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी तो प्रोडक्ट के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी। मींस के एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम रहा, साथ दूसरा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस भी सेम रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि इस इक्विलिब्रियम का रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। इसके साथ आ गई एक्टिव साइट केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक्टिव साइट में सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन। एक्टिव साइट पर क्या होता है? जैसे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो एक्टिव साइट इसे कहाँ तक लेके जाती है? ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाती है। ठीक है, अब जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा। तो एक्टिव साइट के मेन क्या रोल है कि ये सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाती है। अब जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट तक जाएंगे, जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी उतने ज़्यादा ही प्रोडक्ट बनेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इसके साथ आ गया हमारे पास कैटालिसिस। अब कैटालिसिस जो होती है, ठीक है, अब ये दो तरह की है, यहाँ पर डिस्कस की हुई। एक तो एसिड बेस कैटालिसिस होगी और एक हमारे पास है कोवलेंट कैटालिसिस। जो एसिड बेस कैटालिसिस होती है बेसिकली एक्टिव साइट पर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। अब जो जब भी कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट इसमें से क्या करेगा? या तो कोई अमाइनो एसिड डोनेट कर देगी, या तो कोई प्रोटॉन डोनेट कर देगी, या तो कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो इट एक्ट एज अ एसिड, अगर ये प्रोटॉन एक्टिव साइट एक्सेप्ट कर लेता है तो इट एक्ट एज अ बेस। मींस के ये क्या होगी? एसिड बेसिड कैटालिसिस। ठीक है, इसी तरह देखें तो दूसरी होगी कोवलेंट कैटालिसिस। तो कोवलेंट कैटालिसिस के अंदर क्या होता है कि एक्टिव साइट पर कोई ना कोई स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप होता है। ठीक है, इट में भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है। अब ये जो स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप है ये उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके उसके साथ कोवलेंटली बाइंड कर जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कोवलेंट कैटालिसिस। अब इसकी एग्जांपल उसने दी है, अब काइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिन क्या करता है कि ये कोवलेंट कैटालिसिस भी करवाता है और एसिड बेस भी। इसकी जो एक्टिव साइट होती है इसके अंदर देखें तो अमाइनो एसिड एक हिस्टाडीन है और एक है सीरीन। अगर ये हिस्टाडीन जो है ये क्या करता है? या तो प्रोटॉन डोनेट कर देता है या तो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये एसिड बेस की तरह एक्ट कर रहा है। जबकि सीरीन को देखें तो इसके साथ क्या होता है कि एक स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप अटैच होता है जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंटली बाइंड कर जाता है और ये कोवलेंट कैटालिसिस की तरह रोल प्ले करता है। लास्ट आ गया ट्रांजिशन स्टेट विजुलाइजेशन। इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर हम एक बेबी को लें, ठीक है, बेबी हमारे पास है अगर सबस्ट्रेट, उसकी स्वेटर होगी तो स्वेटर उसके ऊपर हो गया केमिकल ग्रुप, और उस तरह हमारे पास जो पेरेंट्स होंगे ना वो एंजाइम। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स आके उसको गाइड करेंगे बेबी को कि तुमने स्वेटर कैसे उतारनी है या आर्म कैसे एक्सटेंड करनी है। अब जो आर्म एक्सटेंड करवा रहे हैं ये पेरेंट्स बता रहे हैं ना, मीन्स के एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ मिल रही है। ठीक है, एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ मिली है, अब एंजाइम ने गाइड किया है। अब बाद में क्या होगा कि जब आर्म एक्सटेंड होंगी, ठीक है, मतलब कि एंजाइम ने ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा दिया। अब जब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा दिया है तो अब इसने किसके अंदर कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट के अंदर। तो अब स्वेटर जब रिमूव हो जाएगी मीन्स कि उससे केमिकल ग्रुप एक रिमूव हो गया, तो अब वो जो सबस्ट्रेट था प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और जो एंजाइम होगा या पेरेंट्स होंगे वो उससे डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये इसने एग्जाम्पल जैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही इनफ है।
नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन वेलोसिटी। 3 तरह के फैक्टर हैं, एक हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर हो गया, और थर्ड है हमारे पास पीएच। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रही होती है कि कितने सबस्ट्रेट एक गिवन टाइम के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। अब जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और वही बेसिकली इसकी वेलोसिटी होगी। अब जब सबस्ट्रेट के साथ देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये रिएक्शन की वेलोसिटी है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन एक लेवल तक, एक लिमिट होगी। ठीक है, क्योंकि एंजाइम के ऊपर जब एक्टिव साइट सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो फर्दर बेशक सबस्ट्रेट पड़े नहीं तो एंजाइम ब्रेक कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक इंक्रीज होगा, लेकिन ये देखिए आगे कांस्टेंट लेवल हो रहा है। इसके लिए 2 तरह की कर्व होती हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम होती हैं जो कि माइकलिस मेंटन काइनेटिक इक्वेशन को फॉलो करती हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व मींस कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के बढ़ने के साथ इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन एक हद तक जाके कांस्टेंट हो जाएगा। और कुछ होती है हमारे पास जो सिग्माइडल कर्व को फॉलो करती हैं, वो कौन सी होती है, एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसी एंजाइम होती है जिन पर ढेर सारी बाइंडिंग साइट होती है। जो माइकलिस मेंटन काइनेटिक को फॉलो करती है उनके ऊपर सिर्फ एक्टिव साइट होती है, लेकिन जो एलोस्टेरिक एंजाइम है इनके ऊपर ढेर सारी बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली स्लोली इंक्रीज करता है, ठीक है, फिर रैपिडली इंक्रीज करता है, देन फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये सिग्माइडल कर्व होगी। इसके साथ आगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि सबस्ट्रेट्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है और वो उस एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये अगर एनर्जी बैरियर था ना इसका, ठीक है, तो अब सबस्ट्रेट को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, ये इस एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इस पीक तक पहुंच गया, फर्दर अगर फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अब एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हर एंजाइम के लिए क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर देखें तो तकरीबन 35 से 40 सेंटीडिग्री ग्रेड टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड। अच्छा, पीएच के इफेक्ट हमने देखना है। पीएच का एक्टिव साइट पर इफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, तो पीएच इफेक्ट ऑन एक्टिव साइट आयनाइजेशन, डीनेचराइजेशन एंड देन दैट ऑफ द ऑप्टिमम पीएच। आयनाइजेशन के पीएच की वजह से एक्टिव साइट की आयनाइजेशन पर क्या इफेक्ट होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम और जब सबस्ट्रेट के दरमियान कोई रिएक्ट होता है तो उसके दरमियान कोई ना कोई स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, चाहे वो आयनाइज फॉर्म के अंदर है या न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है। अब क्या होता है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी जब हो रही होती है तो उसके लिए या तो प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं या तो डीप्रोटोनेटेड। ठीक है, अगर अब पीएच चेंज होगी, लेट्स से कि अगर पीएच कम हो गई है, ठीक है, तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गया तो वो जो एक्टिव साइट होगी वो ज़्यादा प्रोटोनेटेड हो जाएगी। इसी तरह अगर पीएच ज़्यादा हो जाती है, मीन कि अल्कलाइन पीएच होगी, तो वो डीप्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास पीएच चेंज होगी तो इसके साथ क्या होगा कि प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड भी चेंज होगी, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की आयनाइजेशन भी चेंज हो रही है, राइट। सेकेंड आ गया डीनेचराइजेशन। अब एंजाइम की पीएच अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंजाइम की पीएच चेंज हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि एंजाइम की स्ट्रक्चर भी डीनेचर हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। कैसे, क्योंकि जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली वो इन्हीं अमाइनो एसिड की आयनिक करैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है, और वो आयनिक करैक्टर क्या हो सकता है, लाइक प्रोटोनेटेड, डीप्रोटोनेटेड। अगर अब पीएच चेंज होगी तो उनकी आयनिक करैक्टर अभी हमने जिस तरह पढ़ा कि वो चेंज होगा, प्रोटोनेटेड भी हो सकते हैं, डीप्रोटोनेटेड। जब उनकी स्ट्रक्चर आयनिक करैक्टर चेंज हो रहा है, मीन कि उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एंजाइम ने क्या हो जाना है, डीनेचर हो जाना है। थर्ड आ गया वेरिएबल पीएच ऑप्टिमम। ऑप्टिमम पीएच क्या आता है कि वो पीएच जहाँ पर एंजाइम का एक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट हो सकती है। लाइक जहाँ पर पेप्सिन है तो इसके लिए 2 होगी, ट्रिप्सिन है तो इसके लिए क्या है 8 है, अल्कलाइन फोस्फेटेज है तो इसके लिए 9 है। तो मतलब हर एंजाइम के लिए उसका ऑप्टिमम पीएच सेपरेट है और वो उस पर उसकी एक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर उसने एक ये इक्वेशन दी है। ठीक है, इक्वेशन सिर्फ इनको फार्मूले इनकी याद रखने हैं क्योंकि इनके डेरिवेशन करने नहीं है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब ये K1 क्या है, फर्स्ट रेट कांस्टेंट हो गया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट में भी कन्वर्टेड इनटू द डिसोसिएट हो सकते हैं इनटू एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के अंदर भी। तो ये क्या आ गया, इसके रिवर्स है तो K-1। ठीक है, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट, देन एंजाइम जो होगा अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये क्या हो गया K2 सेकंड रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट।
अब आगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन में ये बता क्या रही होती है कि सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ रिएक्शन की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा ना कि सब्सट्रेट ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब इसी के बारे में ये इक्वेशन पेश की गई थी। ये फार्मूला बस इसको याद ही रखना है क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमने की नहीं है। तो वी नॉट, ठीक है, जो इसकी कंप्लीट वेलोसिटी को शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, वी मैक्स इंटू सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये के एम है, के एम हम अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है, प्लस सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन। बस सिर्फ इसको रट्टा ही मारना है इक्वेशन को, ये इसको हम डिस्कस करेंगे के एम को आगे। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला और उसने दिया हुआ कि के एम क्या है, माइकलिस कांस्टेंट से भी याद रख लें के -1 जो हमने कहा था रिवर्स कांस्टेंट प्लस K2/K1, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ अजम्पशंस थी। अजम्पशंस क्या थी इस इक्वेशन की कि एक तो थी एंजाइम एंड सब्सट्रेट रिलेटिव कंसंट्रेशन, स्टेडी स्टेट कंजप्शन एंड द इनिशियल वेलोसिटी। एंजाइम एंड सब्सट्रेट रिलेटिव कंसंट्रेशन ये क्या कह रहा था, किसने कहा था कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि जो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है ना, एंजाइम से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन एंजाइम पर एक्टिव साइट तो अब कम है, अब उतने सब्सट्रेट आगे बाइंड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सब्सट्रेट बच जाते हैं। तो इसके बारे में उसने क्या कहा कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल सब्सट्रेट बाउंडेड बाय एंजाइम एट वन टाइम इज स्मॉल, मीन के सब्सट्रेट थे ज़्यादा लेकिन बाइंड एंजाइम के साथ क्या हो रहे हैं, एट अ टाइम कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिव साइट ही कम है, ठीक है, एक ये एजम्पशन थी इसकी। सेकेंड होगी स्टेडी स्टेट कंजप्शन, कि क्या होता है कि जितना एंजाइम और सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बन रहा है ना, उतना ही उसके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, कि जितना कम्प्लेक्स बना उतना ही प्रोडक्ट बना। ये नहीं कि टाइम के साथ साथ इसका रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, टाइम के साथ रेट कांस्टेंट, रेट इसका कांस्टेंट रह रहा है, जितना कम्प्लेक्स बन रहा है उतना ही टूट भी रहा है, ठीक है। लास्ट पे इसने एक बात की है, in general an intermediate in the series of the reaction is said to be in steady state when its rate of synthesis is equal to the rate of the degradation। अगर हम ट्रांजिशन स्टेट पर देखें तो जितना ही इसकी तरफ आ रहा है सब्सट्रेट आ रहा है, ठीक है, मीन के एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बन रहा होगा उतना ही वो डिग्रेड भी हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो ये रेट ऑफ सिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। थर्ड आ गया इनिशियल वेलोसिटी, कि जब भी हमने एंजाइम का रिएक्शन अगर हमने मेजर करना है, एनालिसिस इसका करना है, तो हमेशा हम इनिशियल वेलोसिटी से, जब हमने सब्सट्रेट और एंजाइम को मिक्स किया, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हम तब से ही मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वक्त क्या होगा कि प्रोडक्ट तो अभी थोड़ा बहुत ही बना होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बना होगा, सिर्फ हम इसका क्या फॉरवर्ड रिएक्शन काउंट करेंगे, रिवर्स रिएक्शन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट बना ही नहीं है, राइट। इसके बाद आगे इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है के एम क्या होता है, ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखना है एंड देन रिएक्शन ऑर्डर। सबसे पहले आगे के एम। के एम बेसिकली क्या होता है, माइकलिस कांस्टेंट है जो कि एक एंजाइम की सब्सट्रेट के लिए अफिनिटी को शो कर रहा है कि एक एंजाइम की सब्सट्रेट के लिए कितनी अफिनिटी है। अब के एम का अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो के एम इज द न्यूमेरिकली इक्वल टू द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वी मैक्स। यहाँ पर ये डायग्राम है कि वो कौन सी वेलोसिटी है, ठीक है, हमने यहाँ पर देखना कि एंजाइम की कितनी कंसंट्रेशन पर ये जो वी मैक्स है ये हाफ हो जाती है, राइट। अगर स्मॉल के एम होगा क्या इफेक्ट होगा और लार्ज के एम होगा तो क्या इफेक्ट होगा। रिपीट करो, के एम बेसिकली क्या है कि एंजाइम की सब्सट्रेट के लिए अफिनिटी है, ठीक है, ये क्या हमें बताता है कि कितने सब्सट्रेट चाहिए, कितनी सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन है कि ये जो वी मैक्स है ये हाफ रीच हो जाए, कि एंजाइम हाफ सैचुरेट हो जाए, ठीक है। अगर तो स्मॉल के एम है, ठीक है, स्मॉल के एम होगा तो एंजाइम की अफिनिटी हाई होगी, मींस कि थोड़े ही सब्सट्रेट चाहिए थे कि एंजाइम सैचुरेट हो गई है, तो मतलब इसकी अफिनिटी ज़्यादा थी, ठीक है, इतनी अफिनिटी थी कि थोड़े बहुत सब्सट्रेट अगर उसे मिले हैं तो उसके सैचुरेशन हो गई है। इस तरह अगर हम देखें कि लार्ज के एम क्या शो करता है कि एंजाइम की अफिनिटी सब्सट्रेट के लिए कम है, मींस कि बहुत ज़्यादा सब्सट्रेट चाहिए तब जाके एंजाइम की सैचुरेशन हुई है, तब जाके हाफ पी मैक्स अटेन हुई है, ये लार्ज के एम शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ गया, ये डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट के अंदर देखिए तो के एम 1 है, के एम 2 है। के एम 1 उसने स्मॉल के एम के लिए शो किया हुआ है जिसके अंदर उसकी क्या है एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब एफिनिटी ज़्यादा है और के एम क्या है स्मॉल है। इस तरह देखिए मीन्स के इसके लिए सब्सट्रेट थोड़े से ही रिक्वायर्ड थे, जबकि दूसरे के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या है के एम लार्ज है, मीन के ज़्यादा सब्सट्रेट चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए एफिनिटी क्या है लो है। वेलोसिटी रिलेशनशिप टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। अब क्या होगा कि बेसिकली जो एंजाइम की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि सब्सट्रेट तो हमारे पास ज़्यादा थे ना, एंजाइम से हमने कहा था कि सब्सट्रेट ज़्यादा है। अब जब सब्सट्रेट हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है तो जितनी ज़्यादा एंजाइम होंगी तो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होता जाएगा। इसके साथ आ गया रिएक्शन ऑर्डर।
अब रिएक्शन ऑर्डर के लिए दो चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। अगर तो ये डायग्राम से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने शो किया सबसे पहले अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है, कम होती है और Km बेसिकली जो सबस्ट्रेट के लिए अफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, सबस्ट्रेट कम है तो अफिनिटी ज़्यादा है, तो मीन जितने सबस्ट्रेट अवेलेबल है वो सारे के सारे एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे। तो यहाँ तक देखें कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सबस्ट्रेट यहाँ तक अवेलेबल है और रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, जितने सबस्ट्रेट हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन सारे के सारे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप देखें, इस Km इतनी अफिनिटी थी, ठीक है, यहाँ तक अफिनिटी, इस अफिनिटी से अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गया, अब सबस्ट्रेट के लेवल यहाँ तक आ गया, अब सबस्ट्रेट इतने ज़्यादा है लेकिन उसकी अफिनिटी तो इतनी थी, ठीक है, अब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट बन जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जितने मर्जी सबस्ट्रेट मिलते रहे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि उसकी अफिनिटी एंजाइम की नहीं बची, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट था, अगर सबस्ट्रेट कम थे और उसकी अफिनिटी ज़्यादा थी तो जितने सबस्ट्रेट थे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, राइट। सेकंड के अंदर देखें, यहाँ से अब सबस्ट्रेट ज़्यादा है लेकिन उसकी अफिनिटी तो है ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, मींस के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, जितने मर्जी सबस्ट्रेट हो। तो ये क्या है, हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। साथ ही छोटा सा है इसका लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अब लाइन वीवर बर्क प्लॉट क्या था कि उसने क्या किया कि हमने अगर हम यहाँ से मेजर करें तो हमारे पास V मैक्सिमम हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती जाएगी, जितने सबस्ट्रेट थे जितने ही हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एंजाइम जितने ज़्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास एक फिक्स पॉइंट पर V मैक्स अटेन नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, इस फिक्स पॉइंट पर V मैक्स को अटेन करने के लिए वह जो वेलोसिटी थी ना उसका भी इन्वर्स और सबस्ट्रेट का भी इन्वर्स प्लॉट कर दिया। यहाँ पर Km हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था तो अब ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो मतलब सारों का इन्वर्स कर दिया क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और सबस्ट्रेट दोनों ही इन्वर्स हो रहे हैं। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, डबल इन्वर्स रेसिप्रोकल ग्राफ भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास है बेसिकली स्लोप, ये किसको शो कर रही है, Km ओवर V मैक्स की रेशो को, Km ओवर V मैक्स की रेशो को। अब जहाँ पर ये स्लोप इस वर्टिकल लाइन को जो y एक्सिस में प्लॉट है इसको कट कर रही है ना, तो ये इसका क्या शो करेगी, V मैक्स, राइट। और जहाँ पर ये x एक्सिस पर कट कर रही होगी, ठीक है, इसको ये क्या शो करती है, Km को। अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे तो Km इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, और जो V मैक्स होगा नीचे की तरफ हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि इन्वर्स है, ठीक है, और ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज शो करेगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, नीचे की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन इसी तरह इधर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी Km इसका क्या होगा, कम होगा, जब इधर की तरफ आती जाएगी तो Km इंक्रीज होता जाएगा। ये इसका फार्मूला भी है, ठीक है, फार्मूला हमारे पास ये बस आपने याद रखना है ना, 1 बाय इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू Km ओवर V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट प्लस 1 बाय V मैक्स।